गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं ब्रेक के बाद आज। अब लेके मां सरस्वती का नाम और करते हैं शुरू आज का काम। और क्या है हमारा आज का काम? करने सरफेस केमिस्ट्री को और आसान। आईटी एक्सपर्ट वंश, कैमरामैन यश के साथ आ गए हैं अमित चौहान। मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। सरफेस केमिस्ट्री का मतलब होता है द केमिकल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ऑन द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ एनी सब्सटेंस। उसे हम सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में अभी तक आपको पढ़ाया जा चुका है पहला पार्ट, और पहला पार्ट हमारा चल रहा है दैट इज एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस को पहले अट्रैक्ट करना और अट्रैक्ट करके अपनी सरफेस पर बैठा लेना, जिसे शॉर्ट में आप ये भी कह सकते हैं एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करके अपनी सरफेस पे बैठा लेना, या एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पे आके बैठ जाना। इस फिनोमिनन को एडजॉर्प्शन के नाम से पहचाना जाता है। आज बारी है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन पढ़ने की। और टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन अगर हम बात करें तो दो तरह के होते हैं। पहला फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरा केमिकल एडजॉर्प्शन। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले एडजॉर्प्शन के दो टाइप आपको और पढ़ाए जा चुके हैं, जिसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव एडजॉर्प्शन के विषय में आपको पढ़ाया था। एक सॉल्यूशन में जब एडजॉर्बेंट को डालते हैं, अगर सॉल्यूट आके एडजॉर्ब होता है सरफेस पर तो उसको हम पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कहते हैं, और अगर एडजॉर्बेंट की सरफेस पर अगर सॉल्वेंट आके बैठता है तो उसको नेगेटिव एडजॉर्प्शन के नाम से पहचाना जाता है। आज हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बिहाफ पर एडजॉर्प्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट फिजिकल एडजॉर्प्शन, दूसरा पार्ट केमिकल एडजॉर्प्शन। मेरे प्यारे बच्चों, फिजिकल एडजॉर्प्शन या इसको फिजियोजॉर्प्शन के नाम से भी पहचाना जाता है। दूसरा नाम फिजियोजॉर्प्शन, साथ के साथ नोट करिए। और केमिकल एडजॉर्प्शन का दूसरा नाम केमिसोसॉर्प्शन भी, केमिसॉर्प्शन के नाम से भी इसको पहचाना जाता है। फिजियोसॉर्प्शन और इसको केमिसॉर्प्शन के नाम से भी हम पहचानते हैं। क्या होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन? फिजिकल एडजॉर्प्शन का मतलब होता है अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में अगर वीक वंडरवाल्स फोर्सेस हैं, अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट अगर वीक वंडरवाल्स फोर्सेस से आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको हम फिजिकल एडजॉर्प्शन की कैटेगरी में रखते हैं, या ऐसे एडजॉर्प्शन को फिजिकल एडजॉर्प्शन के नाम से पहचाना जाता है। एग्जाम्पल, अगर मैं इस डस्टर के ऊपर ये चौक अगर मैं रख दूं इसके ऊपर, फिजिकल एडजॉर्प्शन। आप चेयर के ऊपर आकर बैठ जाते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन। फर्श पे पानी डल जाता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन है, पानी फर्श पे जब डलता है। तो ये सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें फिजिकल एडजॉर्प्शन देखने को मिलता है, जहां एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के अंदर वीक वंडरवाल्स फोर्सेस आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे एडजॉर्प्शन को जहां पर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में वीक वंडरवाल्स फोर्सेस होते हैं, या वीक वंडरवाल्स फोर्सेस से एडजॉर्बेंट से जुड़ा हुआ होता है, इस टाइप के एडजॉर्प्शन को फिजियोजॉर्प्शन या फिजिकल एडजॉर्प्शन के नाम से पहचाना जाता है। चलते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन की तरफ। केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है? एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड होता है, यानी कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट दोनों जो जुड़े हुए होते हैं वो केमिकल बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए होते हैं। दे आर बॉन्डेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ए, दैट इज केमिकल बॉन्ड, विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की मदद से एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने इस डस्टर के ऊपर चौक रख दी, फिजिकल एडजॉर्प्शन। इस डस्टर के ऊपर आप फेविकोल लगा दीजिए, केमिकल एडजॉर्प्शन है। ईंट है, ईंट के ऊपर सीमेंट लगा दीजिए, केमिकल एडजॉर्प्शन है। दीवार है, दीवार के ऊपर पेंट कर दीजिए,
केमिकल एडजॉर्प्शन, यानी कि जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं अर्थात केमिकल बॉन्ड होता है, तो ऐसे एडजॉर्प्शन को केमिकल एडजॉर्प्शन के नाम से पहचाना जाता है। तो सबसे पहले आप स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस का मतलब है केमिकल बॉन्ड होता है। आशा करता हूं दोनों तीनों तरह के एग्जाम्पल बड़े प्यार से हंसते खेलते आपके चिंटू से दिमाग में, छोटे से दिमाग में उतर गए होंगे। अब बारी है, चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। सेकंड डिफरेंस दोनों में होता है कि ये आपका नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक भाई स्टूल है, स्टूल पे धूल आके बैठेगी, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है। आप कहीं पर भी घर के किसी भी आप सामान पे, यूटेंसिल्स पे आप देख लीजिए, टीवी है धूल आके बैठेगी, बोर्ड है धूल आके बैठेगी, तो धूल सबके ऊपर आके बैठ जाती है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। या ऐसा भी होता है कि घर में मोबाइल है और टीवी है, मोबाइल पे धूल आके नहीं बैठेगी, डस्ट आके नहीं बैठेगी और टीवी पे आके बैठेगी। तो जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है ये किसी के भी बीच में हो सकता है, ये नॉन स्पेसिफिक होता है। जबकि केमिकल बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं, केमिकल बॉन्ड हमेशा स्पेसिफिक होता है। अगर एक गोल पत्थर ले लें, चिकना पत्थर ले लें, तो उस पर जो नॉर्मल सीमेंट होता है वो काम नहीं करता है, जबकि ईंट पे सीमेंट चिपक जाता है, राइट। तो ये आपका स्पेसिफिक होता है। बॉन्ड सबके बीच में नहीं बनते। मान लो कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेता है, लेकिन जरूरी नहीं है जिनोन से बॉन्ड बनाए, राइट। तो यहां पर हम दूसरा बेसिक सा डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्पेसिफिक होता है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड हर सब्सटेंस में नहीं बनता, केवल और केवल पर्टिकुलर टाइप के सब्सटेंसेस में ही केमिकल बॉन्ड बनता है, पर्टिकुलर एटम्स में ही केमिकल बॉन्ड देखने को मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आकर आपके दो बेसिक से डिफरेंस यहां पर आकर कवर अप होते हैं। इसके बाद तीसरा बहुत अच्छा डिफरेंस आता है जिसको हम हीट ऑफ एडजॉर्प्शन के नाम से पहचानते हैं। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, अगर हम हीट ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करें फिजिकल एडजॉर्प्शन में, सबसे पहले तो आपको यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई डिफाइन हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। मेरे प्यारे बच्चों, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज एडजॉर्ब्ड ऑन अ गिवन एडजॉर्बेंट। एक एडजॉर्बेंट पे जब 1 मोल सब्सटेंस आके एडजॉर्ब हो जाता है, तो उस दौरान वहां से जो हीट निकलती है, उस हीट को हीट ऑफ एडजॉर्प्शन के नाम से पहचाना जाता है। 1 मोल एडजॉर्बेंट पे आकर बैठने से जो हीट निकलती है, उस हीट को हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कहा जाता है। देखिए, हीट निकलती क्यों है? आपको 11th क्लास में बताया जाता है, जहां जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वहां से हीट रिलीज होती है, और जहां जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वहां से उतनी ज्यादा हीट निकलती है। तो सबसे पहला सवाल, अगर हम हीट ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करें तो हम कहेंगे भाई यहां पर एनर्जी निकलती है, और एनर्जी का मतलब है यहां से हीट निकलती है। और हीट क्यों निकलती है? हीट इसलिए निकलती है क्योंकि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां भी होता है वहां से एनर्जी रिलीज हो ही जाती है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे और आपके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से अब आप घर पे बैठे मेरी बात सुन रहे हैं, दंगा नहीं कर पा रहे हैं। तो जो दंगाई एनर्जी है आपके अंदर, वो आपकी बाहर जा चुकी है। तो जहां जहां अट्रैक्शन होता है उस केस में हमेशा रिलीज ऑफ एनर्जी होती है। और अगर 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल एडजॉर्बेट अगर एडजॉर्बेंट के ऊपर आके एडजॉर्ब हो जाए, तो उस वक्त जो हीट निकलती है उसको हीट ऑफ एडजॉर्प्शन के नाम से पहचाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर वीक वंडरवाल्स फोर्सेस से एडजॉर्बेंट से जुड़ा हुआ होता है। इसका मतलब लेस अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है और जहां पर अट्रैक्शन कम होता है वहां से रिलीज ऑफ एनर्जी कम होता है, और रिलीज ऑफ एनर्जी को कहा गया है दैट इज हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो यहां पर हम लिखेंगे लेस
लेस हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, मतलब डेल्टा एच ऑफ एडजॉर्प्शन, लेस हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। और लेस हीट क्यों है? ड्यू टू लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करते हैं। भाई केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है? एडजॉर्बेट में ये एडजॉर्बेट है, ये एडजॉर्बेंट है, इनमें आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से जितनी ज़्यादा फोर्सेस होते हैं उतना ज़्यादा रिलीज ऑफ एनर्जी होती है। इसीलिए यहाँ की अगर हम बात करें तो जो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन है इज क्वाइट हाई, ये बहुत बहुत ज़्यादा होती है और हाई होती है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दैट इज अ केमिकल बॉन्ड। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ भाई विद रेस्पेक्ट टू हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, विद रेस्पेक्ट टू हीट ऑफ एडजॉर्प्शन बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो आप कहेंगे भाई हीट ऑफ एडजॉर्प्शन फिजिकल एडजॉर्प्शन में कम होती है और केमिकल एडजॉर्प्शन में ज्यादा हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होती है। कई बार क्वेश्चन पलट के भी आपसे पूछा जा सकता है और क्वेश्चन इस प्रकार भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बताइए व्हाई केमिकल एडजॉर्प्शन प्रोसेस हाई हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आकर बेसिक से 3 डिफरेंस आपको आशा करता हूं बहुत अच्छे से लर्न हो गए होंगे। अब बारी है 4th और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस की, जिसको हम जानते हैं टेम्परेचर के नाम से। आइए बच्चों सीखते हैं टेम्परेचर का एडजॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ता है। यहां पर है हमारा नेक्स्ट हेडिंग एंड नेक्स्ट हेडिंग इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एडजॉर्प्शन। भाई बताओ टेम्परेचर का एडजॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा देखा गया है एडजॉर्प्शन की जब जब हम बात करते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, एक बच्चा बेंच पे आके बैठ जाता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है। अब आपसे पूछता हूं, अगर उस बेंच के नीचे हम हल्की सी अंगीठी अगर लगा देते हैं, सर्दियां आने वाली हैं, समझ गए होंगे आप लोग, जैसे जैसे अंगीठी की आंच बढ़ती जाएगी, आग बढ़ती जाएगी, बच्चा उठ के भगना शुरू हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब बच्चा सीट से उठ के भग जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? एडजॉर्बेंट से अलग हो जाता है अगर आग लगा देते हैं, और आग लगाने का मतलब है अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन कम होगा। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस। और एडजॉर्प्शन का मतलब कौन से एडजॉर्प्शन की बात यहां पर हो रही है? यहां पर बात हो रही है फिजिकल एडजॉर्प्शन। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन निरंतर घटता जाता है। और अगर इसको हम ग्राफिकली अगर देखें तो ग्राफ से इसको ऐसे देखा जा सकता है, ये x by m का मतलब एडजॉर्प्शन। जैसे ही आप एडजॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ जैसे ही आप प्लॉट करते हैं, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, यहां पर प्रेशर आप कांस्टेंट करेंगे, तो इस ग्राफ को एडजॉर्प्शन आइसोबार के नाम से पहचाना जाएगा। एडजॉर्प्शन आइसोबार, तो हम यहां पर कहेंगे ये एडजॉर्प्शन आइसोबार है। और आइसोबार का मतलब क्या है? दिस इज एडजॉर्प्शन आइसोबार, मतलब एक ग्राफ जो हमें इफेक्ट बताएगा टेम्परेचर का ऑन एडजॉर्प्शन कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। क्या देखा जाता है? अभी आपको बताया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे एडजॉर्प्शन घटता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाते चले गए, एडजॉर्प्शन कम होता चला गया, ग्राफ नीचे को आता चला गया, मतलब एडजॉर्प्शन डिक्रीज होता चला गया। इसका एक और कारण भी आप इसके फेवर में लिख सकते हो, और ये लिख सकते हो, जब एक सब्सटेंस एडजॉर्ब होता है एडजॉर्बेंट के ऊपर, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के ऊपर आके बैठता है, और हम जैसे ही हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी मिलती है, और अगर काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो फटाक से वो वहां से उठ के चला जाएगा, वहां से उठ के भग जाएगा, राइट। तो आप क्या पॉइंट नोट करेंगे? फिजिकल एडजॉर्प्शन कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर। लेकिन अब जानने की कोशिश करेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन पे इसका क्या फर्क पड़ता है, और जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन पे, केमिजॉर्प्शन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है।
इसमें क्या है, इसमें हमेशा देखने को हमें ये मिलता है केमिकल एडजॉर्प्शन में, अगर केमिकल एडजॉर्प्शन में आइसोबार अगर प्लॉट करते हैं, मतलब एक ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन का, तो ये पाया जाता है स्टार्टिंग में जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो ऐसे ग्राफ को बोला जाएगा, ऐसे ग्राफ को बोलेंगे एडजॉर्प्शन आइसोबार, ऐसे इसको एडजॉर्प्शन आइसोबार के नाम से पहचाना जाएगा। तो सबसे पहला केमिकल एडजॉर्प्शन में पहला पॉइंट ये देखने को मिलता है कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं एडजॉर्प्शन इंक्रीज होता है। तो पहला पॉइंट मैं इधर यहां पर पॉइंट लगा के लिखता हूं, पहला पॉइंट, कैमरामैन ध्यान दें, पहला पॉइंट मैं इधर लगा के लिखता हूं, क्या है, एज वी इंक्रीज टेम्परेचर, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं एडजॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेस, तो शुरुआत में एडजॉर्प्शन बढ़ता है। सवाल आया एडजॉर्प्शन क्यों बढ़ता है? एडजॉर्प्शन इसलिए बढ़ता है क्योंकि यहां केमिकल बॉन्ड बनने होते हैं, और केमिकल काइनेटिक्स में हमने आपको बताया है ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, और बॉन्ड बनाने के लिए हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, और इस बैरियर को थ्रेशोल्ड बैरियर के नाम से पहचाना जाता है, अब जैसे ही हम स्टार्टिंग में हीट देते हैं, तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं, अर्थात जो एडजॉर्बेट होता है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आपस में बॉन्ड नहीं बनाते हैं, क्योंकि उस वक्त इनकी एनर्जी इतनी नहीं होती है। तो जैसे ही हम हीट करते हैं एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है, और ये जो बाहर से एनर्जी हम देते हैं, इस एनर्जी को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, तो शुरू में जैसे ही हम हीट करते हैं तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को मिलती है एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी मिलते ही इनकी एनर्जी हो जाती है थ्रेशोल्ड लेवल के बराबर, यानी कि ये अब उस स्थिति में आ जाते हैं प्रोडक्ट बनाने की, और प्रोडक्ट क्या है, एक केमिकल बॉन्ड बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, राइट। तो स्टार्टिंग में जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया एडजॉर्प्शन बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि एडजॉर्बेट तुरंत क्या करता है, एडजॉर्बेंट के जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है, राइट। लेकिन अगर एक बार बॉन्ड बन गया, अब मान लो ये बॉन्ड बन गया, आपने हीट किया 300 केल्विन तक आपने हीट किया, बॉन्ड बन गया, राइट। तो एडजॉर्प्शन बढ़ा। लेकिन आफ्टर, अगर आप 300 केल्विन के बाद भी अगर आप इसको हीट कर रहे हैं तो फिर क्या होगा बच्चों, उसके बाद जैसे ही फिर हीट करोगे तो ये बॉन्ड टूटने शुरू हो जाएंगे, और बॉन्ड टूटने शुरू हो जाएंगे का मतलब क्या है, एडजॉर्बेट अलग हो जाएगा, एडजॉर्बेंट अलग हो जाएगा, मतलब फिर से आपका जो एडजॉर्प्शन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो आप लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस। इनिशियली एडजॉर्प्शन इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर क्या प्रोवाइड करता है, टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है। और उसके बाद आप क्या लिखने वाले हैं, देन वंस द एडजॉर्प्शन अकर्स, अगर एक बार एडजॉर्प्शन हो गया अकर्स, देन इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर उसके बाद भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, देन डीजॉर्प्शन अकर्स, उसके बाद डीजॉर्प्शन अकर्स या क्लीवेज ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस। उसके बाद भैया क्या होता है, बॉन्ड टूटने शुरू हो जाते हैं, और वापस से जो एडजॉर्बेट आके बैठा था वो वापस से उड़ना शुरू हो जाता है। तो यहां पर बड़ा प्यारा सा आपसे 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फटाफट अभी
मैं लिखूं या ना लिखूं, आप फटाफट 2 क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन आपका होता है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई इन केमिकल एडजॉर्प्शन, वाई इन केमिकल एडजॉर्प्शन या वाई इन केमिजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीज, एडजॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। आप बताओ पहले क्यों बढ़ता है? विद टेम्परेचर, विद टेम्परेचर, राइट। आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ भाई ऐसा क्यों होता है, तो उसका सीधा सीधा आंसर ये होता है, स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर दिया जाता है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अर्थात एडजॉर्बेट को एनर्जी देता है और बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, मतलब एडजॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है या एडजॉर्प्शन बढ़ता है। लेकिन अगर उसके बाद भी आप टेम्परेचर देते हो तो फिर क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होता है और एडजॉर्बेट वापस से एडजॉर्बेंट से फ्री हो जाता है, मतलब डिजॉर्प्शन हो जाता है। इसके बाद यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करते हैं सो एक्टिवेशन, नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि यहां केमिकल बॉन्ड ही नहीं बनाने होते। यहां पर क्या होता है, अगर केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें, एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी की आपको जरूरत पड़ती है, राइट। इसके बाद क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनाने होते हैं और केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए बाहर से रिएक्टेंट को एनर्जी देनी पड़ती है जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यह बात हम आपको केमिकल काइनेटिक्स में भी समझा चुके हैं। अब क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो यहां पर एक पॉइंट अब नया नोट लगा के लिखें। और क्या है नया पॉइंट? क्वेश्चन वाई केमिकल एडजॉर्प्शन, वाई केमिकल एडजॉर्प्शन इज ऑल्सो नोन एज एक्टिवेटेड। इसको एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन के नाम से भी पहचाना जाता है। एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन, तो इसको एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन के अंदर आपकी जो जरूरत पड़ती है वो एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है और इसीलिए हम केमिकल एडजॉर्प्शन को एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन के नाम से भी पहचानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हमने बेसिक से 4-5 डिफरेंस आपको केमिकल एडजॉर्प्शन और फिजिकल एडजॉर्प्शन में आपको बताए। यहां पर कई बार क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एडजॉर्प्शन। उस केस में आप 2 अलग अलग हेडिंग डालेंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन अलग डालेंगे, केमिकल एडजॉर्प्शन अलग डालेंगे। कहेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन में निरंतर जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे एडजॉर्प्शन घटता जाएगा और केमिकल एडजॉर्प्शन में आप बोलने वाले हैं कि एडजॉर्प्शन शुरू में बढ़ता है और उसके बाद घटता है, राइट। इसके बाद भी और 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे यहां पूछा जा सकता है व्हाट इज एडजॉर्प्शन आइसोबार। तो ये आपका एडजॉर्प्शन आइसोबार है, एक ग्राफ एडजॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। इसको एडजॉर्प्शन आइसोबार के नाम से भी हम पहचानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास नोट्स ऑलरेडी है। हमारा ब्लैक पैकेज जरा लेके आइए एक बार। हमने आपको नोट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, पैकेज आपको दिया हुआ है। सरफेस केमिस्ट्री में D&F ब्लॉक में अब जितने भी चैप्टर सर आपको पढ़ा रहे हैं, सारे चैप्टर जो जो टॉपिक बोर्ड पर चलता रहे, आपका क्लास में चलता रहे, आपने क्या करना है वो बिल्कुल सेम सारे के सारे टॉपिक आपने कवर अप करने हैं। इसमें सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर हमने आपको दिया हुआ है। सरफेस केमिस्ट्री आप इसमें से नोट्स में से पढ़ने वाले हैं। जो टॉपिक बोर्ड पे करा दें वो सारा का सारा टॉपिक आप अपने इस पैकेज में से पढ़ने वाले हैं। शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने वाले हैं। जो एक्सरसाइज आपको हमने अब पैकेज में दे रखी है उस पैकेज को आप सॉल्व करने वाले हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जहां तक एडजॉर्प्शन की बात है, एडजॉर्प्शन में हमने 8-9 तरह के डिफरेंसेस दोनों में दिए हुए हैं, फिजिकल में और केमिकल में। बाकी जो डिफरेंसेस हैं वो सिर्फ पढ़ने के हैं, उन्हें आप हमारा जो ये पैकेज है उस पैकेज में से आप पढ़ सकते हैं। अच्छा बच्चा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा करता, इस बात का आप ध्यान रखें। साथ के साथ एडजॉर्प्शन का टॉपिक यहां आके कंक्लूड होता है
और एडजॉर्प्शन में एप्लीकेशन ऑफ जो एडजॉर्प्शन है कि भाई एडजॉर्प्शन की एप्लीकेशन क्या है, वो भी आप नोट्स में से पढ़ने वाले हैं, राइट। तो बाकी के जो डिफरेंसेस आपके फिजिकल केमिकल एडजॉर्प्शन में बसते हैं वो नोट से कवर करने हैं। साथ के साथ 3-4 लाइनें हमने एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन इन डे टू डे लाइफ वो भी लिखी हुई है, उन्हें भी आप अच्छे से पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री में 3 टॉपिक आपके होते हैं। पहला एडजॉर्प्शन, दूसरा कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर, तीसरा एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट। अब बारी है, पहला टॉपिक यहां आके समाप्त होता है, मतलब आपका एडजॉर्प्शन पहला सरफेस फिनोमिनन यहां आके समाप्त होता है। हम आपको आज जैसे ही हम लेक्चर कवर अप करते हैं उसके बाद में व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको पीडीएफ के अंदर क्वेश्चंस भेजने वाला हूं और कोशिश करिएगा वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करें और फेयरली उनका आप एक एक उन सारे क्वेश्चंस का आप सटीक से आंसर लिखें, अच्छे से आंसर लिखें। अब आप फटाफट इसको नोट करें क्योंकि हम इसको अब करते हैं खटैक से रब। एक क्वेश्चन एडजॉर्प्शन का लास्ट क्वेश्चन होता है ये एनसीईआरटी में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है और अक्सर बच्चे कई बार इसके लिखने में गलतियां कर देते हैं। और क्वेश्चन क्या है, करते हैं फोकस। क्वेश्चन है व्हाई एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। तो भाई सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन ही लिखेंगे कि एडजॉर्प्शन का मतलब होता है एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करना और अट्रैक्ट करके अपनी सरफेस पर बैठाना। इस फिनोमिनन को एडजॉर्प्शन कहा जाता है। और आप जानते हैं बाय साइंस लॉज, बाय साइंस फैक्ट, जहां जहां अट्रैक्शन होता है वहां से एनर्जी रिलीज होती है। और अगर किसी प्रोसेस में या रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है एक्सोथर्मिक। ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है एक्सोथर्मिक। तो सबसे पहले जो बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे के सारे मेरे सामने जो बैठे हैं वो पहला आंसर तो यही लिखने वाले हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करना और जहां जहां अट्रैक्शन होता है वहां से होता है रिलीज ऑफ एनर्जी। इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगी इस प्रोसेस में, और जिन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है ऐसे प्रोसेस को एक्सोथर्मिक कहा जाता है, राइट, दे आर एक्सोथर्मिक। लेकिन साथ के साथ अगर आप अपने आंसर को और ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं तो आप यहां पर विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बाय द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आप इन्हें अच्छे से समझा सकते हैं। कैसे? आप जानते हैं हमारे पास गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आपको 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, राइट। ये इक्वेशन हम आपको समझाते हैं। अब आप जानते हैं जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं इन केस ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन के केस में आप जानते हो एडजॉर्प्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। आप टीवी को कितना ही साफ कर लो, घर में उस पे आके धूल रोजाना बैठती है, मतलब ये प्रोसेस फिजिबल है। और 11th क्लास में हमने आपको बताया हुआ है जो प्रोसेस फिजिबल होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, वहां पर डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव। ऐसे प्रोसेसेस में डेल्टा जी नेगेटिव होता है। इसका मतलब एडजॉर्प्शन में डेल्टा जी होगा नेगेटिव। साथ के साथ आप जानते हैं अगर कहीं पर पहले धूल पूरे कमरे में होती है तो डिसऑर्डरनेस ज्यादा होती है। आपने टीवी रख दिया, टीवी के ऊपर आके पार्टिकल्स आके बैठना शुरू हो गए, इसका मतलब डिसऑर्डरनेस कम हो गई। आप अपने घरों में थे, बैच ऑन हुआ केमिस्ट्री का, आप इंस्टीट्यूट पे आए और आप सारे आके आराम से रो और कॉलम में आप बेंचेस पे आके आराम से बैठ गए, बैच शुरू हो गया, डिसऑर्डरनेस कम हो गई। तो एडजॉर्प्शन के दौरान क्या होता है, जो पार्टिकल्स दूर दूर घूमते रहते हैं, एडजॉर्प्शन के दौरान वो आके आराम से सरफेस के ऊपर आराम से बैठ जाते हैं। तो एडजॉर्प्शन के दौरान क्या होता है, डिसऑर्डरनेस कम होती है। और आप जानते हैं जिन प्रोसेस में डिसऑर्डरनेस कम होती है, उनमें डेल्टा एस का साइन होता है नेगेटिव।
इसका मतलब एडजॉर्प्शन में डेल्टा जी का साइन नेगेटिव होता है और एडजॉर्प्शन प्रोसेस में डेल्टा एस का साइन भी नेगेटिव होता है। डेल्टा एस का साइन नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि डिसऑर्डरनेस घटती है एडजॉर्प्शन के दौरान, और क्योंकि एडजॉर्प्शन यूनिवर्सल फिनोमिनन है, यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, फिजिबल प्रोसेस है, तो एडजॉर्प्शन के लिए डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव। अब जानने की कोशिश करते हैं थर्ड थर्मोडायनेमिक टर्म, डेल्टा एच का साइन आपको बताएगा। यहां से डेल्टा एच का साइन अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, रखते हैं इस वैल्यू को, इन वैल्यूज को यहां पर रखते हैं। डेल्टा जी का साइन नेगेटिव, जानने की कोशिश करते हैं डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। डेल्टा एस का साइन है नेगेटिव, तो आप यहां पर रखने वाले हैं नेगेटिव। अब आप जानते हैं नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, सो डेल्टा एच प्लस, यहां पर आ गया प्लस, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। अब गौर से सुनिए 12th क्लास स्टूडेंट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो डेल्टा जी होता है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आया नेगेटिव, तो ये नेगेटिव कब आ सकता है? आपसे पूछता हूं, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव हुआ तो रिजल्टेंट नेगेटिव नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव, मस्ट बी नेगेटिव, यहां पर होना ही होना है। और जिन प्रोसेसेस में डेल्टा एच नेगेटिव होता है ऐसे प्रोसेस को एक्सोथर्मिक कहा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखने वाले हैं? सबसे पहले तो आप आंसर लिखने वाले हैं डेफिनेशन से, और दूसरा आप लिखने वाले हैं कि अगर डेल्टा जी की और डेल्टा एच की का अगर साइन अगर गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में डाल देते हैं तो वहां से डेल्टा एच नेगेटिव निकल के आता है, और जिसका मतलब ये होता है कि एडजॉर्प्शन जो प्रोसेस होता है ये एक्सोथर्मिक होता है। ऑल दोस प्रोसेसेस, ऑल दोस रिएक्शंस फॉर विच द साइन ऑफ डेल्टा एच कम्स आउट टू बी नेगेटिव, दे आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आकर पहला पार्ट सरफेस केमिस्ट्री का पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन के साथ, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन के साथ यहां आके हमारा पहला पार्ट समाप्त होता है। फटाफट से इसे नोट करो और चलते हैं फिर दूसरे सरफेस फिनोमिनन की तरफ। अब हम चलते हैं सेकेंड सरफेस फिनोमिनन की तरफ। सेकेंड केमिकल फिनोमिनन दैट टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ एनी सब्सटेंस, और सेकेंड सरफेस फिनोमिनन है कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। इससे पहले कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर को हम शुरू करें, मैं यहां पर पहला पॉइंट लिखता हूं कि मैं जो भी बात करने वाला हूं वो एक मिक्सचर की करने वाला हूं, यानी कि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करने वाला हूं। सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लिख देते हैं कि कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर जो पूरी कहानी होती है, ये पूरी कहानी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर की होती है। चलिए भाई बच्चों, करते हैं शुरुआत, लेके मां सरस्वती का पुनः एक बार फिर से नाम, और करते हैं शुरू सेकेंड सरफेस फिनोमिनन, जिसको कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर के नाम से पहचाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर, या कोलॉइड किसको कहते हैं? देखिए, अगर किसी सब्सटेंस को आप लें, ये आपके पास कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को आप डिसॉल्व करें। अब आपने एक सब्सटेंस लिया और सब्सटेंस को डिसॉल्व्ड स्टेट में लिया। अब जैसे ही किसी सब्सटेंस को आप डिसॉल्व करते हैं और डिसॉल्व करने के बाद उसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास करते हैं। मान लो ये मेरे पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और इससे इसको पास करते हैं। अगर एक सब्सटेंस, ये वाला सब्सटेंस डिसॉल्व्ड स्टेट में अगर एसपीएम से पास हो जाता है, तो ऐसे सब्सटेंस को क्रिस्टलॉइड के नाम से पहचाना जाता है। ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं क्रिस्टलॉइड। और अगर यही सब्सटेंस डिसॉल्व्ड स्टेट में अगर एसपीएम से पास नहीं होता, डू नॉट पासिस थ्रू द एसपीएम, तो ऐसे केस में उस सब्सटेंस को
कोलॉइड कहा जाता है। तो सबसे पहला डिफरेंस और पहला पॉइंट तो आपके यहीं क्लियर हो जाना चाहिए। ये जो डेफिनेशन हम आपको बता रहे हैं ये आपकी ओल्ड डेफिनेशन है, ये ओल्ड व्यू है। क्या है ओल्ड व्यू और क्या है ओल्ड डेफिनेशन? अगर कोई सब्सटेंस डिसॉल्व होने के बाद एसपीएम से पास आउट हो गया, पासिस थ्रू एसपीएम, अगर एसपीएम से पास हो जाता है तो उसे क्रिस्टलॉइड के नाम से पहचाना जाता है और जिसे हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। ये आपका सेकंड चैप्टर होता है क्लास 12 में। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस डिसॉल्व होने के बाद डू नॉट पासिस थ्रू एसपीएम, तब जाके उसे कोलॉइड कहा जाता है। तो कोलॉइड क्या हुए? एक सब्सटेंस को कोलॉइड कब कहते हैं? एक सब्सटेंस को कोलॉइड तब कहते हैं जब हम उसको डिसॉल्व करें किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में और डिसॉल्व होने के बाद अगर वो एसपीएम से पास नहीं होता तो उसे हम कोलॉइड कहते हैं। सवाल आता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। और एग्जांपल क्या है? एग्जांपल जैसे NaCl है। अब NaCl को अगर हम पानी में डाल देते हैं और पानी में डालने के बाद फिर उसे एसपीएम से पास करते हैं, पानी में डाला एसपीएम से पास करते हैं, पास हो जाता है। जबकि जैसे ही हम NaCl को बेंजीन में डालते हैं, आपने NaCl को बेंजीन में डाला और उसके बाद उसे एसपीएम से पास करते हैं तो वो एसपीएम से पास नहीं होता। तो इस वाले केस में पहले वाले केस में NaCl को कहा जाएगा क्रिस्टलॉइड, यहां पर हम उसे क्रिस्टलॉइड कहेंगे, और सेकंड वाले केस में उसको हम कोलॉइड कहेंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले बड़े प्यारे से दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आपको आना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन अ कोलॉइड। आप सबसे पहले एक कोलॉइड को डिफाइन करें, डिफाइन अ कोलॉइड। तो सीधी सी बात है, कोलॉइड का मतलब है एक सब्सटेंस, जैसे ये NaCl है, इसको मैंने एक बार पानी के अंदर डिसॉल्व किया और हमने कहा NaCl को अगर पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो एसपीएम से पास हो जाता है, उस वक्त वो क्रिस्टलॉइड कहलाता है। तो ये तो हमारी डेफिनेशन बनी नहीं। हमारी डेफिनेशन है व्हाट इज अ कोलॉइड। तो आप कहेंगे एक सब्सटेंस जैसे ही हम उसे डिसॉल्व करें किसी सॉल्वेंट में, NaCl को जैसे ही हम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं और डिसॉल्व करने के बाद, बेंजीन में डिसॉल्व करने के बाद अगर एसपीएम से पास करते हैं तो वो उससे पास नहीं होता है। ऐसे केस में ऐसी डिसॉल्व्ड स्टेट में उस सब्सटेंस को कोलॉइड के नाम से पहचाना जाता है। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन की पहली डेफिनेशन लिखने वाले हैं और पहली जो डेफिनेशन आप यहां पर लिखने वाले हैं ये ओल्ड व्यू वाली डेफिनेशन आप लिखने वाले हैं। ओल्ड व्यू, इसको ओल्ड डेफिनेशन या ओल्ड व्यू किसी सब्सटेंस को कैटेगराइज करने के लिए कहा जाता था। ये हमारे पास ओल्ड व्यू है, ये हमारे पास ओल्ड डेफिनेशन है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से दूसरा सवाल उठता है, और दूसरा सवाल क्या उठता है, ये इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है, कमेंट, कोलॉइड इज नॉट ए सब्सटेंस, कोलॉइड इज नॉट ए सब्सटेंस, नॉट अ सब्सटेंस बट अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस, बट अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। भैया कोलॉइड कोई सब्सटेंस नहीं है, बल्कि एक पर्टिकुलर कंडीशन में किसी सब्सटेंस को कोलॉइड कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुने, कोलॉइड कोई सब्सटेंस नहीं है लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन में एक सब्सटेंस कोलॉइड कहलाता है। एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, अब अगर आपको हम खाली NaCl दे दें और उसकी सराउंडिंग ना खोलें तो आप उसे ना तो आप क्रिस्टलॉइड कह सकते, ना आप उसे कोलॉइड कह सकते, ना तो उसको क्रिस्टलॉइड कह सकते, ना उसे कोलॉइड कह सकते। लेकिन जैसे ही आप उसकी सराउंडिंग खोल देते हो, भाई NaCl को अगर पानी में लेते हो तो क्रिस्टलॉइड कहलाता है, और NaCl को अगर आप बेंजीन में लेते हो तो आपका कोलॉइड कहलाता है। NaCl को पानी में लेते हैं तो क्रिस्टलॉइड कहलाता है, और NaCl को अगर आप बेंजीन में लेते हो तो कोलॉइड कहलाता है। तो NaCl की जब तक आप स्टेट नहीं खोलेंगे, जब तक आप कंडीशन नहीं खोलेंगे, तब तक ना तो आप उसे कोलॉइड कह सकते, ना आप उसे क्रिस्टलॉइड कह सकते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कॉलॉइड इज नॉट ए सब्सटेंस, मतलब आप एक सब्सटेंस को कॉलॉइड कह ही नहीं सकते, बट अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस, एक पर्टिकुलर कंडीशन में आप उसे कॉलॉइड कह सकते हैं। एग्जाम्पल, NaCl को आप कॉलॉइड नहीं कह सकते, लेकिन एक कंडीशन में, और वो कौन सी कंडीशन है, NaCl को अगर बेंजीन में डाल दें तब आप उसे कॉलॉइड कह सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर स्टेट में NaCl कॉलॉइड कहलाता है। तो यहां पर आप इस क्वेश्चन का जो आंसर आप देने वाले हैं वो आप एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल, एक्सप्लेन, यहां पर मैं हिंट दे रहा हूं, बाय गिविंग एग्जाम्पल ऑफ NaCl, बाय गिविंग एग्जाम्पल ऑफ NaCl। भैया NaCl तो कॉमन सॉल्ट है, ना कॉलॉइड है ना क्रिस्टलॉइड है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेट में, एक कंडीशन में, जैसे कि NaCl को अगर बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तब वो कॉलॉइड कहलाता है। तो एक सब्सटेंस कॉलॉइड नहीं है, एक पर्टिकुलर कंडीशन में सब्सटेंस कॉलॉइड कहलाता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से आगे बढ़ने से पहले क्लियर हो जाने चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहां से, देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज, अब आती है न्यू डेफिनेशन, और न्यू डेफिनेशन है, न्यू डेफिनेशन ऑफ कॉलॉइड इज, न्यू डेफिनेशन, नई जो डेफिनेशन है वो है साइज के बिहाफ पर, वो है साइज के बिहाफ पर। और साइज के बिहाफ पे कैसे है भाई, एक सब्सटेंस डिसॉल्व होने पर इससे पास हो गया, इसका मतलब ये है NaCl और मान लो ये है वाटर, तो जैसे ही NaCl को पानी में डाला इससे पास हो गया। क्यों पास हुआ होगा भाई, यहां पर क्योंकि पार्टिकल का साइज छोटा होता है। अगर पार्टिकल का साइज छोटा होता है, अगर पार्टिकल का साइज छोटा होता है तो ऐसा पार्टिकल इजीली पास हो जाता है, इजीली पास हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमने NaCl को बेंजीन में लिया, C6H6 में लिया, तो NaCl टूटा, पानी में डालते हैं टूट जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है और आराम से SPM से पास हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम NaCl को बेंजीन में डालते हैं तो बेंजीन में डालने में क्या होता है, उसका पार्टिकल टूटता नहीं है, पार्टिकल बड़ा रहता है, पार्टिकल का साइज बड़ा रहता है, और बड़ा पार्टिकल रहने की वजह से वो SPM से पास नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब साइज ऑफ द पार्टिकल के बिहाफ पर भी क्रिस्टलॉइड और कॉलॉइड को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो सेकंड डेफिनेशन जो दी गई कि क्यों पास हुआ और क्यों पास नहीं हुआ, क्रिस्टलॉइड पास हुआ मतलब साइज छोटा होता है, कॉलॉइड पास नहीं हो पा रहा यहां से, क्यों, क्योंकि उसका साइज बड़ा है। तो सेकंड डेफिनेशन जो दी गई वो पार्टिकल के साइज के बिहाफ पर दी गई। और क्या डेफिनेशन थी, डेफिनेशन ये थी कि अगर पार्टिकल का साइज, साइज ऑफ द पार्टिकल अगर 1 नैनोमीटर से छोटा है, या तो 1 नैनोमीटर कह दीजिए, या तो 1 नैनोमीटर कह दीजिए, या फिर आप 10 एंगस्ट्रॉम कह दीजिए, कि अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से अर्थात 10 एंगस्ट्रॉम से अगर छोटा है तो ऐसे केस में उसे क्रिस्टलॉइड कहा जाता है, ऐसे केस में उसे क्रिस्टलॉइड कहा जाता है। और अगर पार्टिकल का साइज, अगर पार्टिकल का साइज, साइज ऑफ द पार्टिकल अगर 1 नैनोमीटर से, 1 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में है, या 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच में है, 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच में है, तब जाके हम उस सब्सटेंस को कॉलॉइड कहते हैं, तब जाके हम उस सब्सटेंस को कॉलॉइड कहते हैं। और अगर पार्टिकल का साइज, पार्टिकल का साइज अगर बड़ा है, 10,000 एंगस्ट्रॉम से बड़ा है, या 1000 नैनोमीटर से बड़ा है, तब जाके पार्टिकल को सस्पेंशन कहा जाता है। यह डेफिनेशन आपको 10th क्लास में भी सिखाई जाती है। सो दूसरा डिफरेंस आप अगर चाहें तो आप पार्टिकल के साइज के बिहाफ पर भी दे सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन अगर आप चाहें तो पार्टिकल के साइज के बिहाफ पर भी आप दे सकते हैं। और क्या है दूसरी डेफिनेशन, कि अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है डिसॉल्व्ड स्टेट में, तो ऐसे केस में उस पार्टिकल को कॉलॉइड के नाम से कहा जाता है, या ऐसे सब्सटेंस को कॉलॉइड कहा जाता है। तो अब आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अब क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है डिफाइन अ कॉलॉइड। तो अच्छे बच्चे किस तरीके से इसका आंसर देते हैं? आप इसका आंसर कुछ इस तरीके से देंगे। पहले ओल्ड व्यू के बिहाफ पर कि एक सब्सटेंस डिसॉल्व्ड स्टेट में अगर एसपीएम से पास नहीं होता तो उसको कॉलॉइड कहते हैं, पहली डेफिनेशन। और दूसरी डेफिनेशन आप कॉलॉइड की देंगे पार्टिकल के साइज के बिहाफ पर, और क्या कहेंगे कि अगर किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व करें और डिसॉल्व होने के बाद अगर उसका साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में पाया जाता है, या 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच में अगर पाया जाता है, तो उस केस में इस कंडीशन पे उस सब्सटेंस को कॉलॉइड कहा जाता है। तो कॉलॉइड की जो डेफिनेशन है वो केवल एक डेफिनेशन नहीं, आप दोनों डेफिनेशन कॉलॉइड की आप देने वाले हैं, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने आपको कराया कि भाई कॉलॉइड इज नॉट ए सब्सटेंस बट अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस, राइट। NaCl को आप कॉलॉइड कह ही नहीं सकते, लेकिन NaCl को बेंजीन में डालोगे तो आप कॉलॉइड कह सकते हो। तो एक स्टेट ऑफ सब्सटेंस में ही, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ही एक सब्सटेंस को कॉलॉइड कहा जाता है। अब बारी आती है पार्ट्स ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन। ये बन गया, NaCl को बेंजीन में डाला, डिसॉल्व किया, मिक्स किया, हेटेरोजीनियस मिक्सचर बन गया। इस मिक्सचर को, कॉलॉइड के मिक्सचर को कॉलॉइडल सॉल्यूशन भी हम कहते हैं। या तो उसे कॉलॉइडल सॉल्यूशन कहेंगे या हम इसको कॉलॉइडल सॉल्व कहेंगे, राइट। तो कॉलॉइड का जो मिक्सचर होता है, जब हम कॉलॉइड को डिसॉल्व कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, जो मिक्सचर बनता है उसको कॉलॉइडल सॉल्यूशन कहा जाता है। अब आता है हमारा पार्ट्स ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन। भैया पार्ट्स में दो पार्ट इसके होते हैं। पहला पार्ट डिस्पर्स्ड फेस, बी। दूसरा पार्ट आता है जिसे कहा जाता है डिस्पर्जन मीडियम। तो यहां पर आकर हमारे दो पार्ट में हम कॉलॉइडल सॉल्यूशन को डिवाइड कर लेते हैं। एक को कहते हैं डिस्पर्स्ड फेस, एक को कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम। जिसको ऊपर से डाला जाता है, NaCl को ऊपर से डाला गया, डिस्पर्स्ड फेस। जिसमें डाला गया, जिसमें उसको फैलाया गया, जिसमें उसको मिक्स किया गया। किसमें मिक्स किया गया? बेंजीन में। इसे मीडियम कहा जाता है। तो जिसको डिस्पर्स किया जाता है, फैलाया जाता है, उसको डिस्पर्स्ड फेस कहते हैं, और जिसके अंदर फैलाया जाता है, जिसमें उसको मिक्स किया जाता है, उसे हम डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। तो डिस्पर्स्ड फेस हुआ आपका NaCl और डिस्पर्जन मीडियम आपका हुआ दैट इज बेंजीन। सो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आकर हमने अपना दूसरा टॉपिक शुरू किया, कॉलॉइडल स्टेट ऑफ मैटर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर की हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं। एक सब्सटेंस को कॉलॉइड दो केस में कहा जाता है। पहला केस डिसॉल्व होने के बाद एसपीएम से पास नहीं होना चाहिए, और दूसरा केस डिसॉल्व होने पर अगर किसी सब्सटेंस का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में पाया जाता है, तब इस कंडीशन पे उस सब्सटेंस को कॉलॉइड कहा जाता है। कॉलॉइड के दो पार्ट, एक जिसको ऊपर से डालते हैं और एक जिसके अंदर उसको डालते हैं। जो ऊपर से डाला जाता है, जिसको फैलाया जाता है, उसे डिस्पर्स्ड फेस कहते हैं, और जिसके अंदर फैलाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसे डिस्पर्जन मीडियम कहा जाता है। मेरा आज का लेक्चर इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।